बदलाव आया है तो वो वकीलों द्वारा ही आया है, और बदलाव के जीते जागते उदाहरण हमारे बीच मौजूद हैं। एक नामी अधिवक्ता, वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद आदरणीय श्री कपिल सिब्बल जी, सिब्बल साहब इंसाफ के सिपाही मुहिम की नींव हैं, करता धरता है। और अब सर आप प्लीज हमारे साथ अपने विचार साझा करें। मेरे भाई विवेक संता साहब, यहाँ उपस्थित मेरे भाई और बहनों, मेरे वकील भाई, मेरी वकील बहनों, पिछले 1.5-2 सालों से मैं सोच रहा हूं, जब से मैं मोदी जी के राज में देख रहा हूं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कि क्या किया जाए। कोई ऐसा मंच बनाया जाए जहां हम सब जुड़ सकें, और ऐसी सोच बनाई जाए ताकि हम इकट्ठा आगे बढ़ सकें। तब मुझे याद आया कि अगर विश्व के इतिहास में आप देखो कि जब जब भी दुनिया में बदलाव आया तो वकीलों द्वारा आया, चाहे वो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों ना हो, एब्राहम लिंकन साहब, जेफरसन साहब, जॉन एब्राहम साहब, जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का गाना गाया गया तो उसमें से 26 वकील थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई तो उसकी बुनियाद भी वकीलों ने बनाई। हमारी अपनी इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के सबसे आगे कौन थे? महात्मा गांधी जी थे, राजगोपालाचारी जी से, गोविंद बल्लभ पंत जी थे, मोतीलाल नेहरू जी से, CR दास जी थे, कई ऐसे लोग थे, मौलाना आजाद साहब थे। तो मैं सोचता हूं कि भारत इस बोर्ड पे पहुंच गया है कि हमें बदलाव की जरूरत है। अगर हम राजनीतिक दलों के पास जाएंगे तो हर एक की अपनी अपनी आइडियोलॉजी है, हर एक की अपनी अपनी सोच है। लेकिन फिर मैंने हिंदुस्तान का संविधान का प्रियम्बल पढ़ा तो उसमें मुझे ये दिखा कि संविधान का बुनियाद इंसाफ है। अब हिंदुस्तान का संविधान का प्रियम्बल पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि सब लोगों को, सब नागरिकों को न्याय, इंसाफ, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मिलेगा, इसका कर्तव्य किया गया। ये हमारे संविधान के प्रियम्बल में लिखा हुआ। तो ये सवाल उठता है कि हमारे देश में क्या सबको सामाजिक न्याय मिल रहा है? हमारे देश में क्या सबको आर्थिक न्याय मिल रहा है? हमारे देश में क्या सबको राजनीतिक न्याय मिल रहा है? एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो एक इंसान होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता, इंसान होता है। अब जब इंसान वो पैदा होता है तो फिर पता चलता है कि वो किस देश का नागरिक है। तो पहले इंसानियत, फिर वो देश का नागरिक। संविधान उसके धर्म की तरफ नहीं देखता, उसकी जाति की तरफ नहीं देखता। लेकिन हिंदुस्तान की राजनीति में हम इंसान को इंसानियत के नजर से नहीं देखते, हम इसको एक नागरिक के नजर से नहीं देखते, हम उसको उसके धर्म के नजर से देखते हैं, उसकी जात की नजर से देखते हैं। ये संविधान के खिलाफ है, ये इंसानियत के खिलाफ है। जब हम आर्थिक न्याय की बात करते हैं
छोटी सी बात आपको मैं बताऊंगा। इस देश की संख्या लगभग 135 करोड़ 140 करोड़ हो चुकी है। आपको यह नहीं मालूम, शायद ये नहीं मालूम कि 80 करोड़ लोग ऐसे हैं इस देश में जिनकी आमदनी हर माह 5,000 से कम है। 80 करोड़ लोग। अगर आप अमेरिका की पॉपुलेशन और यूरोप की पॉपुलेशन को जोड़ लो, वो भी 80 करोड़ नहीं बनता। ये क्या आर्थिक न्याय है? हमारे प्रधानमंत्री जी को नहीं पता कि 80 करोड़ लोग इस देश में 5,000 से ज्यादा नहीं कमाते हर माह। और 100 लोग इस देश में, 100 लोग इस देश में, उनकी संपत्ति मालूम कितनी है? 54 लाख करोड़। केवल 100 लोग, 54 लाख करोड़। 10 लोगों की संपत्ति मालूम कितनी है? 27 लाख करोड़। इसको आप आर्थिक न्याय कहोगे? और मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से कि 2014 के बाद आपने उन 80 करोड़ लोगों के लिए क्या किया? ये जो अब का भारत है ना, ये मोदी का भारत है। ये अब का भारत अमित शाह का भारत है। ये अब का भारत आरएसएस का भारत है। हम कल का भारत, सबका भारत बना के रखें। इस देश में हर परिवार में एक बच्चे को क्या चाहिए? ये मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि इंसान अपने कदमों पे तभी खड़ा हो सकता है जब उसको शिक्षा, एक क्वालिटी शिक्षा का प्रदान हो, जब उसके स्वास्थ्य के बारे में समस्याएं जो हैं वो सरकार खर्च करे, तभी वो अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है। और देश का धन उद्योगपतियों से नहीं बनता। उद्योगपति तो धन बनाकर बाहर ले जाते हैं, अपने स्वार्थ के लिए खर्च करते हैं। लेकिन देश का धन यूनिवर्सिटीज में बनता है। वो कैसे? ये शायद आपको नहीं पता। विश्व में सबसे आगे देश कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आज उसके बाद चाइना, फिर जापान, फिर जर्मनी। तो मालूम है कि अमेरिका रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कितना खर्चा करता है सालाना? $600 बिलियन। इसलिए वो अमीर है। चीन मालूम कितना खर्च करता है सालाना? $550 बिलियन। $550 बिलियन। मालूम हिंदुस्तान में R&D में कितना खर्चा आता है? $45 बिलियन। कहां $600 बिलियन? और ये मालूम कैसे सर खर्च होता है? यूनिवर्सिटीज में खर्च होता है। क्योंकि युवा लोग जब यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो उस यूनिवर्सिटी में वो अपने सोच विचारों के साथ बदलाव सोचते हैं। कैसे बदलाव हो? साइंटिफिक बदलाव कैसे हो? नई चीजों के बारे में सोचती हैं। और ये रिसर्च में जब जाता है तो उससे फिर नई प्रॉपर्टी बनती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिसको कहते हैं। और वो लेकर उद्योगपति उस पर इन्वेस्ट कर आगे वस्तुएं बनाते हैं और सर्विसेज देते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में कोई यूनिवर्सिटी में तो ABVP के लोग बढ़ जाते हैं। जो हिंसा हम यूनिवर्सिटीज में देख रहे हैं, वहां इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पैदा कैसे होगी? हो ही नहीं सकती। तो आप यूनिवर्सिटीज में अपने RSS के वाइस चांसलर लगा दोगे तो वो जो शिक्षा का स्तर होना चाहिए आपको भी मिलेगा ही नहीं। और अगर आप पैसा नहीं खर्च करोगे, निवेश नहीं करोगे,
R&D में, तो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगी ही नहीं, कभी देश कभी रो ही नहीं सकता, गति से कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। मैं आज आपके सामने एक नई विजन रखूंगा, एक ऑल्टरनेटिव विजन फॉर इंडिया रखूंगा कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले बात करेंगे शिक्षा की। शिक्षा में यह दुर्भाग्य है हमारा, लगभग इस देश में मालूम कितने टीचर हैं? 97 लाख टीचर। सारे देश में 97 लाख टीचर हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल में आप देख लो, प्राइवेट स्कूल में देख लो। और जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर की जो सैलरी है वो 25,000 है, और जो प्राइवेट टीचर्स की, नॉन गवर्नमेंट स्कूल की टीचर्स की जो सैलरी है वो लगभग 12,000, एवरेज 12,000। तो मैं आपसे पूछना, और दूसरी बात ये, लगभग 40% टीचर के पास कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, वो ऐसे ही पढ़ा रहे हैं बिना कॉन्ट्रैक्ट। तो आपकी बच्चे की पढ़ाई क्या होगी? कोई 12,000 रुपया कमा रहा है कोई टीचर, और उसके घर का खर्चा 14,000 है, तो आपके बच्चे को पढ़ाएगा क्या? क्या पढ़ाएगा? और लगभग 33% ऐसे स्कूल हैं जहां बिजली पहुंचती ही नहीं। बच्चा पढ़ेगा क्या? ये देश विकसित बनेगा कैसे? मोदी जी ने कभी इस पे ध्यान दिया? मुझे याद है कि जब मैं एचआरडी का मंत्री था तो मैंने कहा था कि मेरा एक सपना है कि हर बच्चे के हाथ में एक आकाश टैबलेट होना चाहिए। कई बार मैं ये बात करता था, और अगर वो उस पे आगे बढ़ती, ये सरकार आगे बढ़ती, तो आज बच्चे के हाथ में आकाश टैबलेट होता, दुनिया उसके हाथ में होती। लेकिन इन्होंने प्रोग्राम रद्द कर दिया। आज के कंप्यूटर की बात करते हैं। मैंने एक मुहिम शुरू की कि किसी तरीके से हर स्कूल में फाइबर ऑप्टिक का नेटवर्क चले जाए, ताकि एक मैथ्स का टीचर दिल्ली में बैठ के सारे हिंदुस्तान के बच्चों को पढ़ा सके। कभी मोदी जी ने ऐसी बात सोची? बात क्या हो रही है? लव जिहाद। बात हो रही है लव जिहाद की। अरे भाई, लव की बात करो, जिहाद की क्यों बात करते? बच्चों के भविष्य के बारे में बात करो कि कैसे उनका भविष्य उज्जवल हो, कैसे उनको आगे बढ़ाया जाए। बात करते हो आपके MBBS हम हिंदी में पढ़ाएंगे। अब किताबें ही नहीं है हिंदी में, कब तर्जुमा होगा, कब आप पढ़ाओगे, कब MBBS बनेंगे? तो कहने का मतलब यह है, बड़े दुख की बात है कि जो बच्चे बड़े होके इस देश के का भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं, उन बच्चों का पिछले 8-9 साल में किसी ने ध्यान नहीं दिया। और मेरी ये मांग है, और आज मैं इस मंच से ऐलान करना चाहता हूं कि मोदी जी, अब हर टीचर की तनख्वाह कम से कम 50,000 रुपया महीना होनी चाहिए। ये इंसाफ की बात है। आप हमारे टीचर्स के साथ बेइंसाफी मत कीजिए। अगर आप हमारे टीचर्स के साथ बेइंसाफी करते हो तो हमारे बच्चों के साथ बेइंसाफी हो रही है। हर टीचर की सैलरी 50,000 होनी चाहिए। साथ साथ में एक और ऐलान और एक और हमारी मांग कि एक ऑल इंडिया टीचर सर्विसेज का गठन होना चाहिए। उसको परमानेंट नौकरी मिलनी चाहिए, कोई कॉन्ट्रैक्ट टीचर नहीं होना चाहिए, और हर स्टेट में स्टेट टीचर सर्विस होनी चाहिए। अभी लोग ये क्या करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर को बुला लेते हैं, फिर उसको बर्खास्त कर देते हैं। तो टीचर पढ़ाएगा क्या? उसको तो इतनी फिक्र होती है कि मेरी नौकरी रहे, बच्चे की क्या फिक्र होगी उसको? ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं। तीसरी हमारी मांग है कि आपने
केंद्रीय विद्यालय बनाए। हम उस बात पे खुश हैं। कई कई सैकड़े हजारों केंद्रीय विद्यालय इस देश में हैं, लेकिन वो किसके लिए हैं? वो सरकारी अफसरों के बच्चों के लिए। सरकारी अफसर हो या पब्लिक सेक्टर का बच्चा, पेरेंट का बच्चा हो, उसको वहां एडमिशन मिल जाती है। अच्छी बात है, हम इसका विरोध नहीं करते, लेकिन आप ऐसे ही स्कूल ट्राइबल्स के लिए क्यों नहीं देते? वंचित लोगों के लिए क्यों नहीं? महिलाओं के लिए क्यों नहीं? हमने कस्तूरबा गांधी महिला विद्यालय का गठन हमने किया था और उसका हम बढ़ाते थे। इन्होंने इनका नाम बदल दिया। मुहिम तो वही है, लेकिन मुश्किल यह है कि वो केवल 12वीं क्लास तक हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारी बच्चियां आगे बढ़ के यूनिवर्सिटी में जाएं और उनको फ्री एजुकेशन मिले। आपको मालूम है कि सबसे ज्यादा टीचर इस देश में महिलाएं हैं। सबसे ज्यादा टीचर महिलाएं हैं। वो मां जो है वो स्कूल में बच्चे को भी पढ़ाती है और घर में आके अपने बच्चों को भी पढ़ाती है। उन बच्चियों के लिए सेपरेट स्कूल खुलने चाहिए सारे हिंदुस्तान में। सारे हिंदुस्तान में खुलने चाहिए। और जो भी उद्योगपति ऐसा स्कूल बनाएगा उसको 80G की टैक्स एग्जेम्पशन मिलनी चाहिए। मैं सुझाव दे रहा हूं कल के भारत में, और मैं चाहता हूं कि मोदी जी इसका जवाब दें कि आपने क्यों ऐसा नहीं किया। पिछले 8 साल में आपने कई चीजें चलाई, कई बातें आपने की। नोटबंदी करा दी, GST करवा दिया, ठीक है ना? तो आपने स्कूलों के बारे में, बच्चियों के बारे में, बच्चों के बारे में, शिक्षा के बारे में क्यों नहीं ध्यान दिया? बड़े बड़े उद्योगपति बना दिए, उनको सारे पोर्ट मिल गए, सारे एयरपोर्ट मिल गए, ठीक है ना? ईडी उनके पास आज तक नहीं पहुंची। ईडी आजकल कहीं और जा रही है। वो मैं बाद में बात करूंगा, राजनीतिक न्यायालय की बात। तो ये तो हुई शिक्षा की बात। दूसरी बात, हर बच्चा कोई PhD नहीं लेना चाहता, हर बच्चा कोई MBA नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि मैं 12वीं के बाद मुझे कोई नौकरी मिल जाए। नौकरी कहां से मिलेगी जब तक उसको स्किल डेवलपमेंट की कोई ट्रेनिंग नहीं मिले। तो मैं एक और आपके सामने सुझाव देने वाला हूं मोदी जी को। वो ये है कि जो फैक्ट्री चलाता है, चाहे वो ऑयल फाउंड्री हो, चाहे वो टेलीकॉम सेक्टर में हो, चाहे वो इंजीनियरिंग में हो, उसको अपनी उद्योग के लिए एक ऐसी इंस्टीट्यूशन खोलने की इजाजत होनी चाहिए जहां वो बच्चों 12वीं के क्लास के बाद जो पास होते हैं बच्चे, उनको ट्रेनिंग देके अपने ही उद्योग में उनको हेल्प प्रोवाइड करें। उसका भी 80G का उनको एग्जेम्पशन मिलना चाहिए। ये होती है कल के भारत की सोच। इनका तो ये रहता है कि मैं कल चुनाव कैसे जीतूं। इनकी सोच तो उस तरफ तक ही सीमित है। अब आ गई स्वास्थ्य की बात। क्या हर बच्चे को स्वास्थ्य दिखा जाता है? मालूम है कि विश्व में सबसे ज्यादा खर्चा अगर कोई फैमिली करती है स्वास्थ्य में, वो हिंदुस्तान में है। प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज्यादा खर्चा, और इसकी वजह से 5 करोड़ फैमिलीज सालाना पॉवर्टी में चले जाती हैं, गरीब हो जाती हैं, क्योंकि सरकारी सुविधाएं हैं ही नहीं। 5 करोड़ फैमिली हर साल, ये मेरे आंकड़े नहीं है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कोई स्पेशलिस्ट नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो करेगा क्या कोई? तो आप 12वीं क्लास के बाद ऐसे मेडिकल कोर्स शुरू कीजिए ताकि रूरल सेक्टर में, देहात में, गांव में एक डॉक्टर तो मिल सके। यहां तो मीलों मील जाना जाता है डॉक्टर के लिए, और सबसे कमी डॉक्टरों की देहात में है। 80% डॉक्टर तो केवल शहरों में है, और 60% हमारी आबादी गांव में है।
तो स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, शिक्षा ठीक नहीं होगी, तो भारत बाहर आगे कैसे बढ़ेगा? अमृतकाल आएगा कैसे? कैसे आएगा अमृतकाल? फिर राजनीति की बात करते हैं। अब हो क्या रहा है, बड़ी विचित्र बात है, और मेरा ख्याल दुनिया में ऐसा उदाहरण शायद कहीं आपको मिल नहीं सकता कि चुनी हुई सरकार को आप गिरा दें। इलेक्शन से चुन के सरकार बनी, आपने सो गिरा दी। गवर्नर आपका, स्पीकर आपका, कोर्ट की कोई दखलंदाजी नहीं। 8 ऐसी सरकारें हिंदुस्तान में गिराई गई, मेघालय में गिराई गई, मणिपुर में गिराई गई, उत्तराखंड में गिराई गई, मध्य प्रदेश में गिराई गई, अभी महाराष्ट्र में गिराई गई, कर्नाटका में गिराई गई, अरुणाचल प्रदेश में गिराई गई, गोवा में होने नहीं दी। कभी सुना है ऐसे किसी भी लोकतंत्र देश में कि इलेक्शन के कोई जीत के आए तो आप खरीदो फरोख्त करके सरकारी गिरा? ये कौन सा कानून है? और कोर्ट भी चुप रहते हैं। तो ये राजनीतिक अन्याय नहीं है। तो संविधान ने कहा था कि आपको राजनीतिक न्याय भी मिलेगा, सामाजिक न्याय भी मिलेगा, और आपको आर्थिक न्याय भी मिलेगा। ये किस किस्म का राजनीतिक? और वही लोग जो सरकार गिराते हैं वो मंत्री बन जाते हैं। मतलब कि आप डिफेक्टर भी बनते हो और मंत्री भी बनते हो। ये कौन सा कानून है? आप इस कानून को रद्द क्यों नहीं करते? मेरी छठी मांग, एक मिनट, ये बेटा है। मेरी छठी मांग कि जो आदमी डिफेक्ट करके दूसरी पार्टी में चले जाए, ताकि मैं कांग्रेस से जीता हूं, मैं बीजेपी चली जाऊं, या बीजेपी से जीता हूं कांग्रेस में चले जाऊं, तो उसको 5 साल इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। उसको 5 साल कोई पब्लिक पोस्ट नहीं मिलनी चाहिए। उसको 5 साल पार्लियामेंट से, असेंबली से बाहर रहना चाहिए। उसको 5 साल ना कोई पब्लिक पोस्ट मिलनी चाहिए, ना कोई पब्लिक सेक्टर, और ना कोई सपोर्ट गवर्नमेंट से मिलना चाहिए। देख लो, अगर मोदी जी ये कर दें, कल से कोई डिफेक्शन नहीं होगा। लेकिन ये करेंगे नहीं, क्योंकि इनकी बेइंसाफी इनके रग में दौड़ता है। बेइंसाफी का खून इनके रग में दौड़ता है, क्योंकि बेइंसाफी के साथ ये सत्ता चला रहे हैं। किसी को खरीद लो, किसी के घर आप सीबीआई पहुंचा दो। अभी इनको क्या लगा था कि लालू जी वहां बिहार में क्या हो रहा है, ये सोच रहे थे कि भैया वहां तेजस्वी साहब और जेडीयू इकट्ठा हो रहे हैं ना, तो कुछ पुराना मुकदमा, फिर उसको, तो लालू जी को मुख्यमंत्री छोड़े हुए कितने साल हो गए। अभी इनको याद आया कि उनके घर पे छापा लगेगा। अभी दिल्ली में ही क्या हो रहा है? अभी हिंदुस्तान देखिए, जो ईडी है ना, वो जब हिंदुस्तान के नक्शे को देखती है ना, बड़ा विचित्र नजारे से देखती है। वो केवल वही स्टेट्स देखती है जहां विपक्षी दल की सरकार है। वहीं पे उनको लगता है कि रास्ता यहां आसान है, और जहां भाजपा की सरकार है वो तो रास्ता ही बंद है, वहां तो ये जाते ही नहीं। तो ईडी के हिसाब से, ईडी के नजरिए से हिंदुस्तान का नक्शा एक अजीब नक्शा है, जहां ईडी जा सकती है, जहां ईडी ने जाना नहीं, जहां सीबीआई जा सकती है, जहां सीबीआई ने जाना नहीं। तो ये एजेंसी किस लिए काम कर रही है? विवेक जी ने अभी बात की थी, तो मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई कि समझ लीजिए कि संविधान एक गाड़ी है, 4 पहिए वाली गाड़ी है, ठीक है ना, उस पे ड्राइवर मोदी जी है। एक पहिया उसका पार्लियामेंट है, वो उनके कब्जे में है। दूसरा पहिया उनका ये इलेक्शन कमीशन है, वो उनके कब्जे में। तीसरा पहिया एग्जीक्यूटिव,
वो उनके कब्जे में ही है। चौथा पहिया जुडिशरी, वो कोशिश कर रहे हैं कि कब्जे में आ जाए, ठीक है ना। और वहां जो रेख देख करने वाला है वो ईडी है और सीबीआई। तो अगर ड्राइवर सभी में कब्जा कर लेगा ना, तो गाड़ी जब चलाएगा तो ईडी कहेगा कहीं भी चले जाओ भैया, कहीं भी चले जाओ। सीबीआई कहीं भी कोई कहीं भी चले जाओ, किसी के घर भी पहुंच लो। ये किस किस्म का लोकतंत्र है? ये किस किस्म का लोकतंत्र हम बनाने जा रहे हैं? कैसा भारत हम बनाएंगे आगे के दिनों में? क्या होगा हमारे बच्चों का, हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन का? कहां से इंसाफ मिलेगा? और इंसाफ की हम जो देख रहे हैं ना अदालतों में, वो क्या हो रहा है? हम आप सीबीआई के कोर्ट में चले जाओ, ईडी की कोर्ट में चले जाओ, मतलब कि आप सोच भी नहीं सकते क्या हो रहा है। न्याय की बात तो छोड़ दो, हम तो लोगों को कहते हैं कि साहब आपको बेल नहीं मिलने वाली। कौन बेल देने वाला आपको? मैं किसी जुडिशरी के खिलाफ बात नहीं कर रहा, लेकिन जो लोग सोच रहे हैं वो ऐसा सोचते हैं कि साहब हमें तो बेल नहीं मिले। तो अगर न्यायालय के बारे में लोग ऐसे सोचने लगे तो फिर बचा क्या लोकतंत्र में? आप ही बताओ, क्या करेंगे हम? मतलब कि एक पीएचडी पीएम की नौकरी के लिए अपनी एप्लीकेशन देता है, पीएचडी। एक एमबीए ड्राइवर बनना चाहता है। ऐसे ऐसे उदाहरण हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे वो मध्य प्रदेश हो। किस किस्म की हम एजुकेटेड क्लास प्रिपेयर कर रहे हैं कि उनको नौकरियों की तलाश है, वो पीएम और ड्राइवर बनने के लिए तैयार है। और हम कहते हैं कि हमारे युवा इतनी संख्या है कि भारत आगे बढ़ेगा। कहां से भारत आगे बढ़ेगा? आप कहते हो कि साहब हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो आर्थिक स्थिति है बड़ी अच्छी है, जीडीपी ग्रोथ हमारी 6.3 है। अरे जीडीपी ग्रोथ आपकी 6.3 है, पर आपके बताइए टोटल जीडीपी है कितनी? $3.5 ट्रिलियन। और मालूम यूनाइटेड स्टेट्स की कितनी जीडीपी है? $23 ट्रिलियन। कहां की आप बात कर रहे हो? हमारा पर कैपिटा इनकम $2,000 है, मतलब 1,60,000 रुपया सालाना। 1,60,000 रुपया सालाना मतलब कि वही 12,000 रुपया, 15,000 रुपया सालाना। 15,000 रुपया सालाना मतलब कितने हजार महीने का पर कैपिटा इनकम? वो कहां से गुजारा करेगा? तो आर्थिक अन्याय, सामाजिक अन्याय। अभी देखो वहां बिहार में क्या हुआ, सीवन में क्या हुआ, आज की खबर। वहां कुछ लोगों को लिंच किया गया क्योंकि किसने अफवाह फैला दी कि ये कुछ ऐसी चीज है, पदार्थ ले जा रहे हैं, उनको लिंच कर दिया गया। उधर हरियाणा में क्या हुआ, पुलिसकर्मी कहते हैं पुलिसकर्मी उनसे मिल गए, आरोपियों से मिल गए, 2 लोगों को जला दिया गया। यूनिवर्सिटी में लोग हिंसा करने चले आए। वो यूनिवर्सिटी में ये काम होने वाला है कि लोग अब यूनिवर्सिटी में हिंसा किया करेंगे, स्टूडेंट्स को यूएपीए में आप बंद करेंगे। आप क्या कर रहे हो? पत्रकारों के खिलाफ आप कार्रवाई शुरू कर रहे हो, उनको बंद कर रहे हो, यूएपीए में बंद कर रहे हो। आर्टिस्ट के खिलाफ, लेक्चरर्स के खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो उसके खिलाफ केस कर दो। संविधान तुम्हारा ये नहीं कहता। और जहां तक न्यायाधीशों का, न्यायालय का सवाल है, मेरा एक और सुझाव है, वही मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री जी हमारे सुनेंगे। वो ये है कि इस देश में 4 कोर्ट ऑफ अपील होने चाहिए। 4 कोर्ट ऑफ अपील होने चाहिए। एक अरुणाचल प्रदेश से या केरला से या कहीं दूर दराज से, वो कहां दिल्ली में आकर सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकता है? वो कर ही नहीं सकता, उसके पास साधन ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट आपने दिल्ली में बिठा दिया। हर हिंदुस्तान को 4 रीजन में बांटो,
हर कोर्ट में फाइनल कोर्ट, हर कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद एक फाइनल कोर्ट ऑफ अपील हर रीजन में हो, ताकि अगला जा सके। इस कल के भारत की बात करो। और यहां कोर्ट केवल 13 जजेस का कोर्ट होना चाहिए, केवल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। कोई इश्यू संविधान का हो तो यहां आ जाए, और कुछ नहीं। और ये जो मामला चल रहा है, ये लॉ मिनिस्टर कहता है कि हम फैसला करेंगे कौन जज बनेगा हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। यही संघर्ष चल रहा है, यही झगड़ा चल रहा है ना, कि सरकार कहती है हमारा फैसला होगा फाइनल, और जजेस कहते हैं नहीं, हमारी कॉलेजियम डिसाइड करेगा। अब दोनों में बड़ी प्रॉब्लम है। सरकार को होना नहीं चाहिए, उनका फैसला फाइनल फैसला नहीं होना चाहिए, और जिस तरह से कॉलेजियम चल रहा है, मैं सोचता हूं कि वहां भी सही नहीं है। तो एक नई सोच के साथ एक नया सिस्टम, इसीलिए मैंने सोचा कि आज के दिन कुछ ऐसा काम किया जाए, आपके सामने कुछ ऐसी चीजें रखी जाएं ताकि एक नई सोच के साथ, एक ऑल्टरनेटिव विजन के साथ भारत आगे बढ़े। मैं नहीं चाहता, हम देखिए कोई भी शासन हो, चाहे मोदी जी हो चाहे और हो, ऐसी बात नहीं कि कुछ बातें हुई नहीं, हुई हैं, अच्छी बातें भी हुई हैं। हर नल में जल अच्छा प्रोग्राम, डिजिटलाइजेशन भी अच्छा प्रोग्राम है, हम इसके खिलाफ नहीं हैं। कुछ और भी अच्छे प्रोग्राम हैं, लेकिन ये प्रोग्राम, एक तो इनकी गति थोड़ी कम है, बट वो छोड़ो बात। जो असली बुनियादी हमारे समस्याएं, जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, उसके बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा। वो चुनौती मैंने आपके सामने रख दी। तो जब तक उन चुनौतियों का हम सामना नहीं करेंगे और जब तक शासन उनके बारे में नहीं सोचेगा। अभी देखिए महाराष्ट्र से मुझे सुबह से फोन आ रहे हैं, विवेक जी मुझे कह रहे हैं कि उन्होंने लव जिहाद वहां शुरू कर दिया, प्रोसेशन शुरू कर दिए, और 300 मैरिजेज ऐसी हैं महाराष्ट्र में जो इंटरफेथ मैरिजेज हैं। तो मैंने आज पता किया कि महाराष्ट्र की संख्या कितनी है, 11 करोड़। 11 करोड़ में से 300 ऐसे उदाहरण हैं जहां इंटरफेथ मैरिजेज हैं, उनको प्रोसेशन पे प्रोसेशन चले जा रहे हैं, ताकि हिंदू मुस्लिम डिवाइड हो जाए। ये सही नहीं है। हम इंसान हैं पहले, उसके बाद हम इस देश के नागरिक हैं, उसके बाद जो भी हम हैं। हम नहीं चाहते कि किसी देश के नागरिक के साथ धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे कोई भी अन्याय हो। अगर होगा तो मैं और विवेक जी खड़े होंगे उन लोगों के लिए। आखिरी बात, ये एक शुरुआत है, ये एक शुरुआत है। हम आग्रह करेंगे हर बार एसोसिएशन से, हर प्रदेश में हर बार एसोसिएशन से आग्रह करेंगे कि आपके लोग इंसाफ के सिपाही बने, हमारे एडवोकेट से इंसाफ के सिपाही बने, और जहां जहां भी अन्याय हो रहा हो वहां जो अन्याय है उसका विरोध करें, और अगर अदालत में लड़ने की जरूरत पड़े तो अदालत में लड़ें। ये हम हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर ये करेंगे, और साथ साथ में हम राजनीतिक दलों के साथ भी बातचीत करेंगे और कहेंगे कि ये मुहिम जो है इंसाफ की सिपाही की, आम नागरिक भी इंसाफ का सिपाही बने, और जो बेइंसाफी हो रही है वो हमें बताए, और हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग, हर राजनीतिक दल के लोग भी इंसाफ के सिपाही बने, ताकि कोई भी आइडियोलॉजी की पार्टी हो, इंसाफ का सिपाही तो इंसाफ का सिपाही होता है ना। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि इतनी तादाद में आप सब लोग मेरे पास यहाँ आए, और मैं चाहूंगा कि इस मुहिम में आप शामिल हो। मैं बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी का। मैं और विवेक जी इस सारी जो मूवमेंट है हम इसको आगे बढ़ाएंगे, और शायद अगला प्रोग्राम हम मध्य प्रदेश में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।
बहुत बहुत आभार सर आपका। आपकी इस मुहिम इंसाफ की सिपाही में हम सब आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच सर। और हमेशा से हमें इंसाफ की सिपाहियों की जरूरत पड़ती रही है और आगे भी पड़ती रहेगी। और इसी के साथ जोरदार तालियों से धन्यवाद कपिल सर का।